हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनी विजडम। दोस्तों, ब्रीड्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ। एक दो वीडियो पहले बनाई है, एक गोट ब्रीड के ऊपर बनाई थी काफ़ी पहले, एक चिकन ब्रीड के ऊपर बनाई। लेकिन आजकल मैं बफेलो ब्रीड्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ। हालांकि किताबों में जो चीज़ें लिखी हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें उससे काफ़ी अलग होती हैं। तो कोशिश यही है कि एक अच्छा कंटेंट तैयार करके एक डिटेल वीडियो ब्रीड्स के ऊपर, बफेलो ब्रीड्स के ऊपर आपके साथ शेयर की जाए। तो उस पर काम चल रहा है। ये वीडियो उसी का एक पार्ट है। इस जैसी और भी वीडियो मैं शेयर करूँगा अलग अलग बफेलो ब्रीड्स के ऊपर, क्योंकि वो जो एक वीडियो होगी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मतलब हो सकता है 2 घंटे की वो वीडियो हो जाए। तो इतनी बड़ी वीडियो लोग देखना इतना पसंद नहीं करते हैं, हालांकि वो भी शेयर करूँगा मैं। तो ये जो ब्रीड है, ये मुर्रा बफेलो के बारे में है। मुर्रा बफेलो, ये लगाइए कि जो भी बफलो फार्मिंग इंडिया में होती है उसका जो आधा हिस्सा है, आधा शेयर है, वो मुर्रा बफलो खाते में जाता है। तो जब इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा तादाद में ये पाई जाती है इंडिया में, और मिल्क के अंदर इसका बहुत ज़्यादा, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लोग इसे पालना पसंद करते हैं। और जहाँ पर ये होती है वहाँ से अलग अलग जगहों पर इसे लेके जाया जाता है ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। और ब्रीडिंग पॉलिसीज़ में इसके बुल्स को रखा जाता है। इसके बुल बहुत महंगे बिकते हैं, मतलब 5-5 करोड़ रुपए की उनकी बोली लगती है लाइव स्टॉक फेयर्स में। तो ऐसे में ब्रीड के बारे में थोड़ा सा जानना हम सब के लिए अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो उसी सिलसिले में है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मैं बात बता दूं आपको 1 मिनट के अंदर। एक मॉडर्न डेयरी प्रैक्टिसेस करके मैंने ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग का कोर्स बनाया हुआ है, जो मेरी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इसे डाउनलोड करके आप सीधा इस ऐप के इस कोर्स पर पहुँच सकते हैं। ये डेयरी फार्मिंग का कोर्स है, इसका नाम है मॉडर्न डेयरी प्रैक्टिसेस। इसके अंदर 165 से ज़्यादा लर्निंग मोबाइल वीडियोज़ हैं और डाउनलोडेबल नोट्स हैं। आपको नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में वो नोट्स हैं। जहाँ जैसी ज़रूरत है उन नोट्स को दिया गया है। लाइफ टाइम एक्सेस है, एक बार कोर्स परचेज़ करेंगे तो वो आपका हो जाएगा और हमेशा आप उसे अपने मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं, और दोबारा उसकी फ़ीस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। डाउट क्लियरिंग चैट बॉक्स है। जिस दिन आप कोर्स लेते हैं उसके 1 महीने तक आप, जब वो कोर्स को देखेंगे, आपके कोई डाउट होते हैं आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद भी पूछ सकते हैं, लेकिन 1 महीने का टाइम हमें अपनी तरफ से देते हैं। 5 दिन की क्लासेस जो हैं वो लगभग 5 दिन की क्लासेस न्यूट्रिशन के ऊपर है। तो न्यूट्रिशन के बारे में, डेयरी न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से बताया गया है। और कोर्स का कंटेंट, कुछ फ्री कंटेंट भी है डेमो के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये। तो दोस्तों, ये कोर्स है, आप देख सकते हैं, मॉडर्न डेयरी फार्मिंग या मॉडर्न डेयरी प्रैक्टिसेस करके ये कोर्स का नाम है। इसके अंदर 74 फार्मर्स लोग एनरोल ऑलरेडी कर चुके हैं। फरवरी में ये कोर्स मैंने लॉन्च किया था, और इसके अंदर 186 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, जिसमें एक्सक्लूसिवली जो ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं वो लगभग 165 से ज़्यादा हैं। इसमें कोर्स को अलग अलग दिन के हिसाब से बांटा गया है। जैसे डे 1 के अंदर कमर्शियल डेयरी ब्रीड्स के बारे में बताया गया है, डे 2 में डेयरी फार्म शेड और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और कुछ मिसलेनियस कंटेंट है जो यूट्यूब पर भी है, लेकिन इसमें मैंने उसे एक जगह करके डाल दिया है। और डे 3 में स्टार्टिंग, कैसे हम नए फार्म की शुरुआत करें, एनिमल परचेज़ कैसे करें, उसकी अलग अलग वीडियोज़ हैं इसके अंदर। ट्रांजिशन काऊ का मैनेजमेंट और उसकी फीडिंग से यहाँ पर शुरुआत की गई है न्यूट्रिशन की। फिर न्यूट्रिशन एंड फीडिंग, कीटोन बॉडीज़, ल्यूमेन रेटिकुलम, न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स, फीड और फॉडर के ड्राई मैटर क्या होता है। इसके बाद मिल्किंग काऊ की फीडिंग फार्मूलेशन कैसे करते हैं, लैक्टेशन कर्व, मिल्क प्रोडक्शन 7 डे, 8 डे पर अबॉर्शन और मिल्क फैट डिप्रेशन, हीफर मैनेजमेंट। उसके अलावा हम काफ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं और काफ की फीडिंग वगैरह भी इसमें देखते हैं। तो हेल्थ और फीडिंग से लेकर वीन काफ मैनेजमेंट, डेयरी फीड सप्लीमेंट्स, हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिप्रोडक्शन और फर्टिलिटी के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो काफ़ी एक्सटेंसिव कोर्स है, इसे आप ले सकते हैं। और इसमें साथ साथ हमने नोट्स को भी दिया है। जैसे ये है हमारा, तो इसमें नोट्स को भी दिया गया है। तो इस टाइप से ये नोट्स हैं,
ये भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके आप अपने साथ रख भी सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, जितना आप इसे मतलब अगर देखना चाहें तो। खैर, कोर्स के बारे में बहुत बात हो गई। तो मुर्रा, जब भी बफलो की बात होती है, बिना मुर्रा के कुछ भी न शुरू होता है न ख़त्म होता है। और इसी से जितना भी मतलब और एनिमल्स का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनका ग्रेडिंग अप किया जा रहा है, वो इसी एक एनिमल के ज़रिए से किया जा रहा है। तो इसका जर्म प्लाज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है पूरे देश के अंदर। तो जो भी कोई ब्रीड लाना चाहता है, नया फार्म शुरू करना चाहता है, वो मुर्रा से ही शुरू करता है। तो पूरी की पूरी कंट्री में ये ब्रीड लगभग फैल चुकी है ना। तो इसे प्योर ब्रीडिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और लोकल ब्रीड के इम्प्रूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत से फार्म जो सिर्फ ब्रीड बेच के ही मतलब बहुत बड़े बन गए हैं हरियाणा के अंदर, वो इसी ब्रीड की वजह से। तो इसमें खासियत भी बहुत है। तो अगर इसे देखा जाए तो ये कहाँ पाई जाती है, इसका जो ब्रीडिंग ट्रैक्ट है वो मेनली हरियाणा के अंदर है। हरियाणा का जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, इधर के यहाँ पे दिल्ली है, इसके बाद फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जिंद, हिसार। तो रोहतक, जिंद, हिसार, झज्जर, ये झज्जर है यहाँ पर, फ़तेहाबाद और गुड़गांव। तो ये जितने भी एरियाज़ हैं, और इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी दिल्ली, ये यहाँ पर ये ब्रीड या पाई जाती है, या ये कहें कि ये इसका होम ट्रैक्ट है, ये ब्रीडिंग ट्रैक्ट है। और ये काफ़ी फर्टाइल ब्रीड है, मतलब इन पर्टिकुलर एरिया में। और इसका यहाँ पर एवोल्यूशन बहुत अच्छे से हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही रिसोर्सफुल एरियाज़ हैं। यहाँ पे हरे चारे की या मतलब दाने की कोई कमी नहीं है, और भरपूर एनिमल्स को खिलाया भी जाता है। और हरियाणा के लोग दूध नहीं बेचते हैं, वो खूब दूध पीते हैं। उनका जो मतलब फार्म्स का मेन मतलब अर्निंग सोर्स है, वो एनिमल्स को बेचना है। तो आप अगर किसी और प्रदेश को बिलोंग करते हैं तो आप हरियाणा जाते हैं, तो वो एक तरीके से ब्रांड बन गए हैं मुर्रा के एनिमल्स का। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ के एनिमल, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जिस स्टेट में जैसी रिसोर्सेज हैं वहाँ पर वैसे एनिमल डेवलप हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर फार्मिंग में इम्प्रूवमेंट लाना ही है तो आपको मुर्रा ही लेके आनी है, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप ले आते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी रिसोर्सेज को देखते हुए अपने डिसीजन आपको लेने चाहिए फार्म बनाते समय। देखिए, ये कोई एकेडमिक वीडियो या लेक्चर नहीं है, ये मैं बहुत मतलब एक प्रैक्टिकल जो एक रिलेवेंस हो सकता है बातों का, उनके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बातें बता रहा हूँ। तो होम ट्रैक्ट इसका ये है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से एनिमल को रखा जाता है, वो डिस्प्ले करते हैं बेसिकली। तो उसे अच्छा खिलाएंगे, तो उनका मकसद ज़्यादातर लोगों का दूध बेचना नहीं होता है, लेकिन जब एनिमल खड़ा होगा तो दूध तो बेचेगा ही वो। लेकिन ये होता है कि एनिमल यहाँ से सेल हो, तो वो एनिमल जो अच्छा दूध दे रहा होगा, जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, इस तरीके से जाते भी हैं। आप अक्सर देखते भी होंगे कि इनके 5-5 करोड़ रुपए के बुल की कीमत लगती है ना। तो मुर्रा के अंदर जो फीमेल्स हैं वो लगभग यहाँ पर, है ना, तो लगभग 45% जो बफलोज़ की पॉपुलेशन है उसका 45% मुर्रा एनिमल्स हैं। तो इसलिए इस ब्रीड को पढ़ना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है कि ये किस कलर की होती है। इसका कलर काफ़ी मतलब जेट ब्लैक होता है, एकदम जो ब्लैक कलर होता है ना, सिया काली रात जैसे होती है, उस टाइप का इसका कलर होता है। और वही एनिमल बहुत अच्छे माने जाते हैं, जितना गहरा कलर होगा उतने ही अच्छे ये एनिमल माने जाते हैं। अच्छा, एक मतलब कई लोग क्या करते हैं, जब इसे लेके आते हैं, कुछ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस भी होती हैं कि इसके ऊपर पॉलिश भी कर देते हैं या खूब सारा तेल लगा देंगे, तो इसके अंदर वो एक चमक और निकल के आती है। तो जितना ज़्यादा काला रंग होगा इस भैंस का, मुर्रा का, उतना ही ये अट्रैक्ट करेगी और उतने ही प्राइस फैच करेगी वो, है ना। तो और इसके एक हॉर्न्स की बहुत खासियत होती है। जो इसके हॉर्न्स होते हैं वो काफ़ी स्पाइरल होते हैं और एक कुंडली सी बना लेते हैं, जैसे एक कुंडली बन जाती है ना, वैसी ये बना लेते हैं। खूब स्पाइरल घूमे हुए सींग होते हैं, जितने घूमे हुए होते हैं उतना ही इस एनिमल की प्योरिटी को माना जाता है। हेड और फेस जो है वो मीडियम होता है, और इसका जो ये फोरहेड है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता,
ठीक है। और इसके नीचे से यहाँ सींग निकलते हैं और ये बहुत ज़्यादा करली हो जाते हैं, और ये इतने करली हो जाते हैं, इतना ये इसमें घूम होता है कि अक्सर ये सिर के ऊपर भी इन्हें वो करने लगते हैं, मतलब चुभने लगते हैं और अंदर हड्डी तक भी घुस जाते हैं। और कई बार ये उसमें फंसा भी लेते हैं, अपना जो चेन वगैरह होती है ना, और टूट भी जाते हैं हॉर्न्स। तो ये इसकी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन इसकी जो थूथन होती है बिल्कुल सीधी होती है, सपाट, और मज़ल भी बहुत अच्छा होता है, और एनिमल देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आइज़ इसकी बिल्कुल काली होती हैं, और अगर बीच में कहीं वाइट वगैरह दिख रहा है किसी एनिमल में तो उसे प्योरिटी का वो नहीं माना जाता, उसमें ये माना जाता है कि इसकी प्योरिटी ख़राब हो गई है, कम हो गई है ये, ठीक है। तो टोटली ब्लैक होनी चाहिए आइज़। दूसरा क्या है कि जो टेल है वो नीचे तक जाती है, अप टू फैटलॉग, जो इसके एड़ियाँ होती हैं पिछले पैरों की, यहाँ तक पहुँचती है, और ये भी काली होती है। इसमें कुछ भूरे बाल भी अक्सर दिखाई देते हैं और सफ़ेद भी होते हैं कभी कभी, लेकिन उससे मतलब उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ब्रीड की प्योरिटी के ऊपर। तो एक रंग और एक इसके ये जो घूमे हुए सींग है, और एक बहुत ही पुराने बफलो के मतलब पालने वाले थे जिनके मैं कांटेक्ट में आया था कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने मुझे बताया था कि गर्दन जिस भैंस की जितनी पतली होगी उतना अच्छा वो दूध देती है। और ऐसा मैंने फिर उसके बाद ऑब्ज़र्व भी किया। तो अगर आप ये परचेज़ कर रहे हैं तो इस बात पे भी ध्यान दें कि गर्दन भैंस की, मुर्रा भैंस की, हर एक भैंस की नहीं, मुर्रा के बारे में ये बात हुई थी, तो मुर्रा की भैंस की गर्दन अगर पतली होगी, बुल की थिक होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, लेकिन भैंस की गर्दन थोड़ी सी लंबी होती है और थोड़ी पतली होती है कंपैरेटिवली, तो वो बहुत अच्छा दूध देती है। और इसकी जो बॉडी होती है थोड़ी वेज शेप होती है और ब्लॉकी होती है, पैर बहुत ज़्यादा मतलब मीडियम साइज़ के होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी जो लेंथ है, ये सब चीज़ें भी दी गई हैं कि बॉडी की लेंथ, और ये क्योंकि स्टैंडर्ड है ना, मैंने बताया आपको कि बहुत ज़्यादा है, इंडिया में मेरे ख्याल से 50% से भी ज़्यादा मुर्रा ही है, तो इस वजह से इसकी इतनी डिटेल अवेलेबल है। तो लेंथ जो है मेल के अंदर 150, फीमेल के अंदर 140 सेंटीमीटर होती है। हाइट 142 और 133, ये हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई। और गर्थ जो होती है वो लगभग 202 होती है फीमेल के अंदर सेंटीमीटर। इसी से फिर वेट का अंदाज़ा हम लगा लेते हैं, इसके कुछ फार्मूले होते हैं। तो एवरेज वेट जो होता है काव्स का वो लगभग 30 किलो के करीब होता है फीमेल काव्स का। और जो बॉडी वेट होता है, एडल्ट बॉडी वेट मेल्स में होता है लगभग 350 से 700 किलो तक। इसका मतलब जो इसका एवरेज आता है वो लगभग 550 किलो आता है। और एवरेज वेट जो फीमेल का होता है वो 516 किलो तक होता है। तो देख सकते हैं आप कितने भारी एनिमल्स होते हैं, तो इसी वजह से इनका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। तो लैक्टेशन मिल्क यील्ड जो है वो डिपेंड करती है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं, एनवायरनमेंट कंडीशन कैसी है, खाने पीने को कैसा दे रहे हैं, कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लगभग 1500 से 2200 किलो तक ये दूध देती है। एवरेज इसका 1800 किलो तक एक लैक्टेशन में दूध हमें मिल जाता है। 300 दिन की लैक्टेशन होती है, 300-320 दिन की लैक्टेशन होती है इसकी एवरेज। लेकिन अगर अच्छे से आपने इसे मैनेज किया है और अच्छा जर्म प्लाज्म है, फीडिंग आपने अच्छी की है, ट्रांजिशन फीडिंग इसकी अच्छी हुई है, तो 3000 किलो तक भी ये बफलो पोटेंशियल रखती है कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध दे दे, बशर्ते आपने इसका ट्रांजिशन मैनेजमेंट वैसे किया हो जैसे बफलोज़ का किया जाता है। तो पीक लैक्टेशन इसकी वैसे तो लिटरेचर में 7 से 9.5 किलो तक है, लेकिन 15-18 किलो तक इसका जाना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। मैंने ऐसे एनिमल भी देखे हैं कि 10-10 महीने हो चुके हैं और उसके बाद भी 12 लीटर दूध दे रहे हैं। तो जो 12 लीटर 10वें महीने पे दे सकता है तो वो 25-26 लीटर भी दूध दे सकता है, बशर्ते इसकी फीडिंग वैसी हुई हो। क्योंकि बफलोज़ में ना कीटोसिस की प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा होती है, मतलब सब क्लिनिकल कीटोसिस कैटल से भी ज़्यादा, लेकिन लोग इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो लाइफ टाइम मिल्क यील्ड जो है वो 5 लैक्टेशन में, ये वैसा डेटा है जो कि साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है, लिटरेचर अवेलेबल है, वहाँ से लिया गया है ये। तो 4000 से 9000 किलो तक 5 लैक्टेशन में दूध दे रहा है एनिमल।
तो कितना बड़ा ये एक डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस कहाँ से आया है? जो एनिमल 9,000 किलो दूध दे रहा है और जो 4,000 किलो दूध दे रहा है, उनमें मेजर जो डिफरेंस है ना, वो न्यूट्रिशन का डिफरेंस होता है, वो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का डिफरेंस होता है ना। हालांकि एनिमल जो है वो अपनी नेचुरल लाइफ स्पैन पूरी नहीं करते हैं, या तो बीमारी से मर जाते हैं या उन्हें काट दिया जाता है, स्लॉटर कर दिया जाता है। अगर ना हो ऐसा तो लगभग 18 से 20 साल एक भैंस की उम्र होती है। तो एवरेज मिल्क फैट जो होता है इसके अंदर वो लगभग 7% देखने को मिलता है। तो 7% एक अच्छा फैट परसेंटेज है, बशर्ते आपने इसे बहुत अच्छे से फीडिंग की हो। एवरेज एज जो है फर्स्ट काविंग की, जो AFC होती है, वो लगभग 1300 से 1650 दिन, या ये कहिए कि 3.5 से 4.5 साल के बीच में आती है, जब ये पहला बच्चा देती है अपना। तो इसका मतलब ये है 10 महीने की इनका ज्ञापन होने का पीरियड रहता है, 10 महीने बच्चा पेट में रहता है। तो उसको अगर मिला लें तो लगभग ये 24 से ये लगाइए कि 32 महीने की एज पर ये ज्ञापन होती है, या ये उस स्टेज में पहुंचती है 2 साल बाद जिसमें ये प्रेग्नेंट हो सके। तो इसका प्रेगनेंसी को वो अचीव करने का टाइम भी कंपैरेटिवली दूसरी भैंसों के मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो ड्राई पीरियड का मतलब ये होता है कि जब दूध देना बंद कर देती है ये, और अगली जब काविंग होने वाली होती है, बच्चा देती है, तो वो लगभग 187 दिन का होता है पहली लैक्टेशन में। उसके बाद 150 दिन का, या कहिए 5 महीने ये ड्राई पीरियड में रहती है। सर्विस पीरियड 177 दिन फर्स्ट पैरिटी में, और उसके बाद 136 दिन। सर्विस पीरियड का मतलब ये होता है कि जब एनिमल ने बच्चा दे दिया उसके कितने दिन बाद ये दोबारा ज्ञापन होगा। तो ये जितना कम होता है उतना अच्छा रहता है। तो लगभग 4-5 महीने तो ये निकाल ही देती है। तो जितना जल्दी आप कम सर्विस पीरियड करेंगे अच्छा मैनेजमेंट करके, उतना बेनिफिशियल आपके लिए एनिमल ये रहेगा। तो पहली काविंग इंटरवल जो होती है वो लगभग 450 से 650 दिन की होती है। मतलब 488 दिन होते हैं पहली काविंग और दूसरी काविंग के बीच में। तो ये सब डेटा है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसे।